एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डिप्रेशन में है क्योंकि उसे स्कूल में बहुत बुरी तरीके से बुली किया जाता है और इस वजह से उसने 5 साल पहले ही स्कूल छोड़ दिया। वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता और हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहता है। उसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जिंदगी बेहतर होगी और ना ही उसके पास कोई गोल है। तभी उसके फोन से बहुत तेज रोशनी आने लगती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे सामने एक लड़की दिखती है। वैसे लड़की से पहले उसे बहुत कुछ और दिखता है। वो लड़की उसे कांग्रेचुलेशन करती है और उससे कहती है कि तुम रिइंकार्नेशन के लिए सिलेक्ट हुए हो। ये देख के वो समझ जाता है कि वो अपने रूम में पड़े पड़े ही मर चुका है। वो गॉडेस उससे कहती है कि जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहाँ मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर रही हूँ जिस वजह से तुम्हारा जीवन बहुत आसानी से कटेगा। ये सुनकर वो सोच रहा होता है कि अगर सच में मेरा दूसरा जन्म होने वाला है तो इस बार मैं अच्छे से और शांति से जीना चाहूंगा। जिसके बाद गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है और उसका जन्म हो जाता है और उसके पापा जो है वो एक राजा है। उसे देख के किंग बहुत खुश होता है क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है और किंग अभी से उसका मैजिक नापना चाहता है और वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। किंग को लगता है कि उसके बेटे का लेवल कम से कम 50 से 60 तो होगा ही, पर जब वो ग्लो करना बंद होता है तो वहाँ लेवल सिर्फ 2 लिखा होता है। तो वो सिर्फ एक ही मैजिक का यूज कर सकता है जो कि है बैरियर मैजिक। ये सुनकर किंग सदमे में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर जनता को पता लग गया कि उनका बेटा इतना कमजोर है तो वो क्या सोचेंगे। इसीलिए क्वीन और किंग डिसाइड करते हैं कि वो सारी जनता में ये बात फैला देंगे कि उनका बेटा पैदा होते ही मर गया और वो इस लड़के को किसी जंगल में फेंक आएंगे। उनकी बातें सुन के ज़ेनफिश सोच रहा है अभी अभी तो पैदा हुआ था यार, अभी से ही जिंदगी झंड होने लग गई। वहीं गॉडेस परेशान हो रही थी क्योंकि उसने ज़ेनफिश को बहुत ज्यादा पावर दे दी है और उस दुनिया में सिर्फ 2 डिजिट में ही पावर को नापा जा सकता है, जिसके चक्कर में वो उसकी पावर को गलत नाप रहे हैं। और उन सब के ऊपर से वो उसे एलिमेंट देना भी भूल गई है और हमें पता लगता है कि उसने ज़ेनफिश को 1002 लेवल दी है। तो अब मेन कैरेक्टर को जंगल में फेंक दिया गया है और वह बेचारा सोच रहा होता है कि वो करे तो क्या करे क्योंकि वो तो इस बॉडी में हिल भी नहीं पा रहा है। फिर इसे याद आता है कि असेसमेंट के दौरान बताया गया था कि उसके पास बैरियर मैजिक है, तो वो उसी का यूज करने लगता है और अपनी इमेजिनेशन से उसकी अलग अलग शेप बना रहा होता है। इसके बाद वो बैरियर अपने ऊपर लगा लेता है और उसकी मदद से हवा में उड़ने लगता है। पर तभी एक बहुत ही बड़ा जानवर उस पर हमला कर देता है, पर वो बैरियर की वजह से वहाँ से आराम से बच जाता है। पर अपने मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर बनाता है और वोल्फ पे हमला करने लगता है, पर इन चीजों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो इस बार वो बालक बैरियर्स को पेड़ों पे लगा देता है और उन्हीं से वुल्फ को मारने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो वुल्फ वापस से खड़ी हो जाती है। ये देख के ज़ेनफिश का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक बड़ी सी जमीन को ही उड़ा के उसके ऊपर मारने लगता है। वुल्फ घबरा जाती है और कहती है कि रुक जाओ, मैं सरेंडर कर रही हूँ। वो हैरान हो जाता है कि वुल्फ कैसे बात कर पा रही थी। इसके बाद वो वुल्फ उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रांग हो, आखिर तुम हो कौन। क्योंकि वो बालक था तो वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो अपने बैरियर को अपने गले में लगा लेता है और अब वो बात करने लगता है। उसका नाम किंग ने रेनहार्ड रखा था, पर वो उसे अपना नाम हारूटो बताता है और कहता है कि मैं किंगडम में रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था, पर मेरा लेवल कम होने की वजह से मुझे यहाँ फेंक दिया गया है। वुल्फ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि तुम में तो किसी भी ह्यूमन से ज्यादा मैजिकल पावर है। एक सेकेंड, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं। हारूटो सोचता है कि उसकी जिंदगी तो झंड थी पिछली लाइफ में, पर वो उसे ये नहीं बताना चाहता और कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग ही हूँ। ये सुनकर वुल्फ डर जाती है और कहती है कि मैं हार मानती हूँ, तुम मुझे मार दो। पर हारूटो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा जब तक कि तुम मुझे नुकसान न पहुँचाओगे। तो वो कहती है कि मैं फ्लेम्स फेरेर कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। इसके बाद हारूटो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि फिले हम बाद में मिलते हैं, पर फिले उसे रोकती है और कहती है कि आपने मेरी जान को बख्शा है और मुझे नया नाम भी दिया है, इस वजह से हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और आप मेरे मास्टर हैं। हारूटो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है। फिले के पूछने के बाद वो बताता है कि मैं बच्चा हूँ यार, दूध पीना है। फिले कहती है कि मैं करती हूँ कुछ इंतजाम और वो अपने मैजिक से ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। पर क्योंकि वो बिना कपड़ों के थी, फिले उसे देखकर शर्मा जाता है और अपने बैरियर मैजिक से उसे कपड़े पहना देता है। तो वो वहीं फिले उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। इसके बाद फिले नोटिस करती है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। हारूटो उसके साथ एक बैरियर कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इसके बाद वहाँ एक बंदा आ जाता है और कहता है कि मैं उस बच्चे को लेने आया हूँ, जिसके लिए फिले मना कर देती है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास क्या हक है मुझे मना करने का। जिसके बाद फिले बताती है कि अभी उसका मास्टर है, यानी इसके ऊपर उसका हक है। पर वो बंदा कहता है कि ये मेरे एक रिलेटिव का बेटा है और मैं इसे बचाने आया हूँ और वो साथ में दूध पिलाया था। ये देख के हारूटो खुश हो जाता है और फिले से उसे लेने को कहता है। पर फिले उससे पूछती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है,
इस बच्चे के साथ क्या होगा। वो बताता है कि एक बार उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी पर उसका बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया और इस बेचारे बच्चे को इसीलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर कम है। हर बच्चे को जो इस दुनिया में आता है उसे हक है कि उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। ये सारी बातें सुन के फिले रोने लगती है और इसके बाद वो बंदा कहता है कि अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इसका पर्सनल असिस्टेंट बना दूंगा। इसके बाद वो बंदा हारुतो की टोकरी को तोड़ देता है और उस पर ब्लड डाल देता है ताकि सभी को लगे कि वो मर गया है और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और अब उसी को वो फादर बुलाता है और साथ ही उसकी माँ और बहन भी हैं। उसकी जिंदगी यहाँ मस्त कट रही है और उसको बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी छोटी बहन उसे पसंद नहीं करती, लेकिन शार्लेट फिले को बहुत ज्यादा पसंद करती है जो देख के हारुतो जेलस फील करता है। शार्लेट उसके साथ खेलते हुए काफी खुश दिख रही थी, वहीं हारुतो ये सब खिड़की से देखकर दुखी हो रहा था। तभी उसकी अम्मा वहाँ आती हैं। तुम ये सब सोच के परेशान मत हो, शार्लेट को नहीं पता है कि तुम्हारी एज वाले लड़कों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। ये सुनकर हारुतो को लगता है कि कहीं उसे पता तो नहीं लग गया कि मैं 30 साल का हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि क्यों नहीं खेलती वो मेरे साथ। पर उसकी मॉम उसे एडवाइस देती हैं कि क्यों ना तुम शार्लेट के लिए कुछ स्पेशल करो और क्योंकि ये किंगडम तुम्हारा ही होने वाला है तो रूम में दिन भर बंद रहने की जगह शार्लेट के साथ थोड़ा खेला करो। इसके बाद रूम में हारुतो सोच रहा होता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, पर अगर वो यहाँ से गया तो फिलिप भी उसके साथ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो शार्लेट और उससे ज्यादा नफरत करेगी। वहीं अगर वो यहाँ रहा तो वो लोग पता नहीं उससे क्या क्या करवाएंगे। हारुतो ने 9 साल लगा के अपनी ही एक कॉपी बना ली है ताकि वो उस कॉपी को यहाँ पर छोड़ दे और यहाँ से खुद चला जाए, पर अभी तक तो वो बात भी नहीं कर सकता और ना ही कुछ सोच सकता है। पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी, जो सोच के उसका दिमाग खराब होने लगता है। तभी उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं क्योंकि हारुतो का माना लेवल लो है तो वो उसे बाकी के स्किल सिखाना चाहता है। इसके बाद वो दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं और हारुतो मन में सोच रहा होता है कि मेरे डैड तो एक वॉरियर हैं, मैं उन पे एक भी हिट कैसे लैंड कर सकता हूँ। और वो खुद को चोट से बचाने के लिए अपने ऊपर बैरियर लगा देता है और सीधा उन पर हमला कर देता है, जिसको कि उसके डैड आराम से डॉश कर देते हैं। पर हारुतो की तलवार टूट जाती है और नीचे गड्ढा हो जाता है। ये देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उस पर हमला करते हैं और उसे डॉश करने को कहते हैं, जिसे कि हारुतो आसानी से डॉश कर लेता है। ये देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस अटैक को सिर्फ वही डॉश कर पाता है जिसका लेवल 30 से ऊपर हो। और वो हारुतो से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। पर हारुतो को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। उसे हमेशा से लगता था कि उसका लेवल 100 से ऊपर है, पर जब भी वो चेक करता था उसका लेवल हमेशा 2 होता था। और कहा जाता है कि ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा 77 लेवल तक जा सकते हैं और उसे लगता है कि क्योंकि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है इसीलिए वो मैजिक को इतनी एफिशिएंटली यूज कर सकता है। इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि शायद ये बस एक तुक्का होगा और ये सब शार्लेट भी छुपकर देख रही थी। इसके कुछ टाइम के बाद गोल्ड अपनी बीवी को बता रहा होता है कि उसे लगता है कि हारुतो एक डीमन है और हारुतो के डैड कहते हैं कि सीक्रेट फैमिली रिकॉर्ड में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया है जिसने डीमंस के साथ इलू इलू किया था, पर डीमोनिक ट्रेड के साथ पैदा होना काफी रेयर है। हारुतो की मॉम कहती हैं कि पर ना ही उसके सींग है और ना ही उसकी पूंछ, जिस पर गोल्ड कहता है कि कहा जाता है कि रॉयल साइन में कुछ सीक्रेट पावर हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता और शायद इसी वजह से फिलेज जैसी की डीमन हारुतो को प्रोटेक्ट करती है। ये सब सुन के हारुतो की मॉम परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन है और कुछ भी नहीं। ये सुन के वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे बच्चे को अच्छी जिंदगी देंगे। वहीं उनकी सारी बातें शार्लेट भी सुन लेती है। कुछ दिनों बाद हारुतो बेड पे लेटा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि डैड आजकल काफी बिजी हो चुके हैं। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। यहाँ काफी सारे सोल्जर्स घायल पड़े हुए हैं और वो अपने डैड से जाकर पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे बताते हैं कि हमारे किंगडम में डाकू घुस आए हैं और उनकी चोरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जब हमें उनके बेस का पता चला हम उन पर हमला करने चले गए, पर उन्हें हमारे हमले के बारे में पहले से पता था और उन्होंने हमारे सोल्जर्स के ऊपर पीछे से वार कर दिया। हारुतो के डैड काफी मायूस हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही उनके काफी सारे सोल्जर्स की जान चली गई। तभी वहाँ फ्ले आ जाती है और वे मजाक उड़ाने लगती है उन सभी का और कहती है कि तुम चोरों से हार गए। लेकिन ये बात सुनकर हारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो फ्ले को अपना मुंह बंद रखने को कहता है, जिसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते ही वो सभी के ऊपर अपने बैरियर्स लगा रहा था और उसकी मदद से सभी को हील कर देता है और बड़ी ही जल्दी वो सभी सोल्जर्स की चोटें ठीक हो जाती हैं। ये सब देख के गोल्ड काफी हैरान हो जाता है और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। रात को भी फ्ले हारुतो के रूम के बाहर ही थी तो वो दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर फ्ले कोई जवाब नहीं देती। और फिर हारुतो को याद आता है कि उसने ही उसको अपना मुंह बंद रखने को कहा था और कहता है कि मुझे माफ करना, उस वक्त मैं गुस्से में आ गया था।
अब तुम बोल सकती हो। जिसके बाद फिलिप भी उससे माफी मांगती है। इसके बाद हरुटो अपने मैजिक से उन चोरों की लोकेशन देखने लगता है और वो देखता है कि वो सभी बहुत ही मजे में थे। इसके बाद वो दोनों उन चोरों को खत्म करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और ये सभी चीजें शार्लेट देख लेती है। वो सभी चोर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनका लीडर कहता है कि अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तो हमने गोल्ड को खत्म करना है और जिसके बाद हम अपने होमलैंड वापस चले जाएंगे। वहीं हरुटो और फ्ले उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। हरुटो अपने बैरियर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो सभी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते। वो एक चोर को दीवार पे पटक देता है और बाकी सभी से कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं उसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हरुटो को पता लगता है कि वो सभी उनके पास वाले एम्पायर के सोल्जर हैं, जो कि चोर बन के इन किंगडम में आ गए हैं ताकि वो इस किंगडम को अंदर से तबाह कर पाए। और वो बताता है कि उनका कोई साथी यहाँ है जिसने कि उनकी मदद की है बॉर्डर को क्रॉस करने में। ये सब सुन के हरुटो सोचता है कि इस किंगडम में जरूर कोई ऐसा है जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और वो उसके डैड को मारना चाहता है। जिसके बाद हरुटो फ्ले से कहता है कि वो इन सारी जगह को जलाकर राख कर दे। जिसके बाद वो उस जगह को आग लगा देती है और वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो अपने डैड को एक एनोनिमस लेटर भेज देता है, यहाँ जो भी हुआ है वो समझाने के लिए। अगले दिन वो बंदा वही लेटर पढ़ रहा था। ये सुनकर गोल्ड कहता है कि हमारे बॉर्डर्स पर तो इतनी सुरक्षा है, आखिरकार हमारे सोल्जर्स ने ऐसा कैसे होने दिया। तभी शार्लेट पूछती है कि उन्हें किसने मारा होगा। गोल्ड कहता है कि और कौन होगा, उस जगह पे आग लगी हुई थी तो वो जरूर फ्ले ही होगी। ये सुन के फ्ले वहाँ से जाने लगती है और वो याद करती है कि उसने रात को फ्ले और हरुटो को वहाँ से जाते हुए देखा था और उससे पूछती है कि क्या 2 हरुटो हैं। फ्ले उससे कहती है कि तुम स्टूडियो से गिर गई थी क्या। शार्लेट बताती है कि उसने फ्ले और हरुटो को बाहर उड़ते हुए देखा था, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हरुटो के पास तो माना ही नहीं है। और जब वह हरुटो के रूम में गई थी तो उसने हरुटो को सोता हुआ देखा था, लेकिन वो उसका डरावना ऑरा नहीं सेंस कर पा रही थी। फ्ले कहती है कि जो तुमने सेंस किया था वो लॉर्ड हरुटो का अपना माना था। जन्म से ही उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि ह्यूमन लिमिट से बहुत ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा कि मेरा जैसा डीमन भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। शार्लेट उससे पूछती है तो क्या तुम्हें पता है कि हरुटो असलियत में है क्या। फ्ले कहती है कि हाँ, पर मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। इसके बाद फ्ले हरुटो को सब कुछ बताती है कि उसकी शार्लेट से क्या बात हुई। हरुटो कहता है कि उसने रात को मुझे उड़ते हुए भी देख लिया और उसने मेरे क्लोन को भी देख लिया है। शार्लेट को मुझ पर शक हो गया है तो इसलिए वो शार्लेट पे एक बैरियर लगा देता है और साथ ही अलार्म भी लगा देता है, जिससे उसे हमेशा पता रहेगा कि वो आखिर कहाँ है। फ्ले उससे पूछती है कि 2 हरुटो कैसे हो सकते हैं, पर हरुटो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। रात को हरुटो सुसु करने के लिए उठता है, लेकिन शार्लेट भी उसका पीछा कर रही थी। वो रुकता है और उससे पूछना चाहता है कि वो क्या कर रही है, पर उसके मुड़ते ही शार्लेट डर से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन तक शार्लेट उस पर नजर रखे हुए थी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और हरुटो को पता लगता है कि उसकी मॉम और शार्लेट एक ट्रिप पर जा रहे हैं, पर हरुटो को डर था कि एम्पायर में कोई उसकी मॉम और बहन पर हमला न कर दे, तो इसलिए वो उन पर नजर रख रहा था। तभी वो अलार्म बज जाता है जो कि उसने शार्लेट पर लगाया था और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और वो उनके सभी गार्ड्स को मार देता है। और हरुटो की मॉम, जिसका नाम नटालिया है, वो सोचने लगती है कि आखिर इंपीरियल सोल्जर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उस पर अपने मैजिक से हमला करने लगता है। वो उनके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर अपनी बेटी को बचाने के दौरान एक हमले में वो घायल हो जाती है। तभी शार्लेट के कान के पास एक बैरियर आ जाता है और वो उस बैरियर की आवाज़ सुन के मॉम को डायरेक्शन बताने लगती है। जिसके बाद वो एक खाई के पास आ जाते हैं और शार्लेट उसे कूदने को कहती है और इसके बाद वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद नटालिया शार्लेट को वहीं रुकने को कहती है और उसे लगता है कि जो उसे डायरेक्शन दे रहा था वो जरूर हीरो ऑफ जस्टिस होगा और वो उसे ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। केव के बाहर आने के बाद वो देखती है कि वो केव एक इल्यूजन मैजिक से बनाया था। तभी वो नाइट्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन शार्लेट खुद को कैप्चर होने नहीं देना चाहती और खुद की जान लेने वाली थी। लेकिन तभी उसका चाकू टूट जाता है और उसे करंट लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ हरुटो भी पहुंच जाता है। इसके बाद हरुटो गुस्से में उन सभी नाइट्स पर हमला करता है, जिससे वो सभी उड़ते हुए जाते हैं और पेड़ से टकराते हैं। हरुटो मॉम को केव के अंदर लेके जाता है और वो शार्लेट से कहता है कि ये बेहोश हो गई हैं, पर ये बिल्कुल ठीक हैं और तुम अगर यहाँ वेट करोगी तो मदद जरूर आएगी। शार्लेट को फिर से वही डरावना ऑरा फील होता है और वो मुड़ के हरुटो का नाम बुलाती है। हरुटो मुड़ के कहता है व्हाट। अब हरुटो उससे पूछती है कि क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। हरुटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर वो कहता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना। शार्लेट कहती है कि मॉम ने मुझे बताया था कि हीरो ऑफ जस्टिस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए, पर मैं भी कितनी गधी हूँ, मैं अभी तक तुम्हें पहचान नहीं पाई।
और हारुतो कहता है कि वो इन सभी बातों को सीक्रेट रखे, जिसके लिए शार्लेट मान जाती है। इसके कुछ टाइम के बाद एक आदमी आके हारुतो के डैड को बता रहा होता है कि नटालिया और शार्लेट बिल्कुल ठीक हैं, फिलिप अब उनके साथ है और वो जल्दी किंगडम में वापस आ जाएंगे। इसके बाद हारुतो के डैड उससे पूछते हैं कि इन सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हारुतो कहता है कि लगता है ये सारे हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, पर शायद जब भी ये इंपीरियल सोल्जर्स उन पर हमला करेंगे वो वापस जरूर आएगा। हारुतो के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे। हारुतो बहाने बनाने लगता है और कहता है कि मैंने तो बस गैस किया था, क्या मेरा गैस सही था। हारुतो के डैड कहते हैं कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ एक 9 साल के बच्चे हो। हारुतो मन में कहता है माफ करना पर मैं अधेड़ उम्र का हूँ। इसके बाद सेफली शार्लेट और नटालिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले शार्लेट अपने पापा से मिलती है, पर उसके बाद वो जाके हारुतो को गले लगा लेती है और ये देख के उसके पेरेंट्स भी काफी हैरान होते हैं। और शार्लेट कहती है कि वो अभी तक हारुतो को गलत समझ रही थी और बेचारे हारुतो को पहली बार उसकी छोटी बहन गले लगा रही थी।